हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कंसेप्ट क्लासेस पे। टुडे डियर, आज हम जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग चलता है उस कोचिंग में मैंने संडे के दिन मेगा टेस्ट यानी कि यूनिट टेस्ट लिया था। उसमें से जो मैथ का पोर्शन है उस मैथ के पोर्शन का आज सोल्यूशन करा रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि क्लासरूम में पॉसिबल नहीं है कराना, क्योंकि सिलेबस भी आगे बढ़ाना था, इसलिए मैंने यूट्यूब पे इसको करा दे रहा हूँ। आप बढ़िया से इसको देख लेंगे, एक एक क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा है सॉल्व, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न पहला क्या था यूनिट टेस्ट में? तो पहला प्रश्न था कि 40 52 और 12 576 का HCF निकालिए किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से, ठीक है ना। ऐसे नॉर्मल विधि से नहीं निकलना है। नॉर्मल विधि व्हाट मीन्स कि आप छोटे क्लास में जैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से HCF या LCM, वैसे नहीं निकालना है। आपको एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यूक्लिड का, उससे आपको इसका आंसर निकालना है। अब ये होता क्या है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बता ही दे रहे हैं, सुनेंगे ध्यान से, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, ये विभाजन जब हम भाग देते हैं तो भाग की प्रक्रिया में भागफल, शेषफल, भाजक और भाज्य, ये चार चीज़ें हमेशा पार्टिसिपेट करती हैं। और इनको कैसे हम प्रदर्शित करते हैं विभाजन एल्गोरिथम में, अब उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें तो भाज्य को हम प्रदर्शित करते हैं Px से। कैसे करते हैं? Px से। और हम बात करें भाजक को कैसे करते हैं, तो भाजक को हम Gx से प्रदर्शित करते हैं, Gx से भाजक को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और भागफल को प्रदर्शित करते हैं Qx से, भागफल को। और यहाँ पे शेषफल को हम प्रदर्शित करते हैं Rx से, जिसको बोलते हैं शेषफल। यहाँ तक क्लियर है? पहले आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि सर Px को भाज्य बोलते हैं, Gx को भाजक, Qx को भागफल और Rx को शेषफल बोलते हैं। इतना याद होने के बाद अब कैसे विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप नॉर्मल जानते हैं कि जब हम भाग की प्रक्रिया देते हैं तो पहले लिखते हैं भागफल, शेषफल, नीचे भाजक, वैसे ही इसमें करते हैं हम। देखिए ध्यान से, ये होता है Px बराबर ये होता है Gx इंटू Qx प्लस में Rx। याद रखेंगे, जब आप भाजक में भागफल का गुणा करके शेषफल को ऐड करते हैं तो हमारा जो भाज्य होता है वो कंप्लीट रूप से आ जाता है। यानी कि इसी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और इसका आंसर हमको लेकर आना है। अब इसके चरण है, स्टेप है, कब क्या देखना है, कैसे क्या करें, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, इसको एकदम नीट एंड क्लीन रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो पहला स्टेप में हम आएंगे तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि दिए गए नंबर में नंबर सबसे बड़ा कौन है। जो नंबर बड़ा होगा उसको हम भाज्य मानेंगे, जो नंबर छोटा होगा उसको हम भाजक मानेंगे, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्टेप नंबर पहला क्या होता है कि पहले हम चेक करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ 12,576 आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा नंबर है, और यहाँ पे 40 52 कैसा नंबर है? 4052 जो नंबर है वो छोटा है। तो सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे हम? भाज्य मानेंगे, इसको भाजक मानेंगे, इसी का प्रयोग हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ रखेंगे 12,576 बराबर, अब ये क्या है? भाजक है, तो भाजक यहाँ रख दो 40 52 गुणे। अब बताइए हम इसमें किस नंबर से गुणा कर दें? यानी कि यहाँ भागफल हम क्या रख दें कि गुणा करने पर 12,576 आ जाए या इससे कम रहे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम गुणा कर देते हैं 3 से। किससे गुणा करेंगे? 3 से। अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें और 420 ऐड कर देंगे तो ये पूरा नंबर आ जाएगा 12,576। अब कहेंगे सर अब तो लग रहा है कि याद किए हो। हाँ बिल्कुल, मैंने क्लासों में कई बार इस क्वेश्चन को कराया है तो हमको याद है, ठीक है ना। आप भी 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ ये चेक किया जाता है कि बस यहीं पे नहीं रुकती है कहानी, वहाँ तक जाएगी कि जब तक कि शेषफल क्या नहीं हो जाए, शून्य ना हो जाए। याद रहेगा, ठीक है ना। तो शेषफल हमको शून्य करना है। अब शेषफल अभी शून्य नहीं है, शेषफल तो 420 आ गया है, तो लिखेंगे शेषफल शून्य नहीं है, ठीक है ना। तो अभी भी कहानी आगे बढ़ेगी, जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए तब तक हम भाग देने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम लेते हैं भाजक और यहाँ से लेते हैं शेषफल। इन दोनों में चेक किया जाता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो आपको दिख रहा है कि जो भाजक है वही नंबर क्या है? बड़ा है। तो सबसे पहले आप रखेंगे 40 52 बराबर
420। अब 420 में किस संख्या से गुणा कर दें और क्या हम ऐड कर दें, या ऐड कुछ भी कर सकते हैं, जीरो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रयास रहे कि किस 420 में हम कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि 4052 आ जाए या तो इससे कम रहे। तो चलिए इसके लिए हम एक और नंबर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 से 9 से गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे, 9 से गुणा करेंगे और इसमें हम 272 हम ऐड कर देंगे तो ये नंबर क्या होगा, 4052 नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ट्राई करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं है, यहाँ चेक करें, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं है। जब तक इसमें शेषफल शून्य ना हो जाए तब तक इसमें भाग देने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा आपको बताए बिना हम फटाक से करते हैं। अब देखिए शेषफल शून्य नहीं है तो यहाँ पे रखेंगे 420 बराबर 272। अब बताइए इसमें 272 तो ज़्यादा ही हो जाएगा, इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में क्या 148, यानी कि 272 में 1 से गुणा करेंगे और 148 से ऐड कर देंगे तो ये नंबर हमारा आ जाएगा। अभी भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर शून्य नहीं है, यानी कि भाग देने की प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रखेंगे 272 बराबर 148 गुणे, अब किस संख्या से हम गुणा कर दे तो हम अगर इसमें गुणा कर दे 1 से, किससे गुणा कर दे 1 से, और क्या ऐड कर दे हम इसमें, हम ऐड कर 124, क्या ऐड करेंगे 124। ठीक है ना, अगर हम 148 में 1 से गुणा कर दे और 24 को ऐड कर दे तो 272 आ जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे अभी भी शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है तो भाग देने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। तो ये हो जाएगा 148 बराबर ये हो जाएगा 124। ठीक है ना, 124 गुणे 1 बराबर हो जाएगा, प्लस में हम रिमाइंडर ऐड करेंगे 24। ठीक है ना, तो 148 में 1 से गुणा करो और 24 को ऐड करें तो 148 आ जाएगा। अभी भी लेकिन शेषफल जीरो नहीं है, शेषफल को जीरो हमको बनाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ रखेंगे 124 बराबर, ठीक है 24 गुणे, अब देखिए हम इसमें किस संख्या से गुणा कर दे कि हो जाए तो 24 5 120 हो जाएगा, प्लस में 4 तो क्या हो जाएगा 124। ठीक है ना, फिर यहाँ पे हम रखेंगे 24, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ भी शेषफल जीरो नहीं है, देखिए ना शेषफल जीरो नहीं है। तो ये वाली प्रक्रिया को हम यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो 124 हो गया, अब यहाँ पे रखेंगे 24 बराबर 4 गुणे, इसमें किस संख्या से गुणा कर दे तो हम 6 से गुणा कर दे और 0 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, शेषफल यहाँ पे शून्य हो गया कि नहीं होगा, बिल्कुल हो गया, शेषफल क्या हो गया शून्य हो गया। अब जैसे ही शेषफल शून्य होता है, याद रखना जैसे ही शेषफल शून्य होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या होता है आंसर होता है, यानी कि आपका नंबर जो 40 52 और 12 576 नंबर था, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है ना, 4। अगर आपका आंसर ये आया है तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो अभी भी आपको मेहनत करने की बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। उसमें अब देखेंगे हम लोग कि प्रश्न लिखा गया है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। यानी कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमें ये बताना है कि 4q+1 और 4q+3 का होता है कौन सा नंबर, यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, ये हमको बताना है। अब देखिए हम कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले देखिए इसका 2 तरीका है। एक तो नेचुरली नंबर लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए। एक तो ये है कि किताबी भाषा जो उसको दिखाइए विभाजन एल्गोरिथम एक्चुअली उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो हम दोनों ही मेथड बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपको जो अच्छा लगे उसको एकदम अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, दोनों से ही आंसर आपका सही आएगा और एग्जाम में भी सही नंबर से मिलेगा। ठीक है ना, देखिए आप जानते होंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है ना, यहाँ कॉन्सेप्ट बगल में यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट इधर और इधर आपका सोल्यूशन रहेगा। ठीक है ना, देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि आप जानते हैं कि a बराबर होता है b³+r, जानते हैं, पता है आपको। a क्या है, हमारा भाजक है, b हमारा भाज्य है, b हमारा भाज्य है, और a हमारा भाज्य है, b भाजक है, q भागफल और r शेषफल है। आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है ना, नहीं पता है तो लिख ही देते हैं। ठीक है ना, देखो a हमारा क्या है, a हमारा भाज्य है, ठीक है, b हमारा भाजक है जिससे हमको भाग देना है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, याद रखो इंग्लिश में भी लिख दे रहे भैया, इसको बोलते हैं डिवाइजर, और q को बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है, और r को जानते हैं रिमाइंडर बोलते हैं। चलो
तो अभी भी यह शर्त इसमें ये होती है कि जो आर का मान होता है, याद रखेंगे, जो आर का मान होता है, शेषफल जो होता है वो क्या होता है ना कि जो हमारा बी होता है, ठीक है ना, जो ए होता है, सॉरी, जो हमारा बी होता है वो बी से क्या होता है, छोटा होता है, और जीरो से क्या होता है, बराबर या जीरो के बड़ा होता है। एक बार फिर से देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए हमारा भाज्य है, बी हमारा भाजक है, क्यू हमारा क्वोशिएंट है यानी भागफल है, आर हमारा शेषफल है, रिमाइंडर है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, शर्त देखेंगे, जो आर की वैल्यू होते हैं, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा, यानी जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा होगा, और जो जीरो से क्या होगा, जीरो आ सकता है, जीरो के बराबर होगा, ठीक है ना, या जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसी का प्रयोग करते हैं, कर लेंगे, ठीक है, करेंगे हम इसका प्रयोग, ठीक है। चलिए तो अब इसको हल करते हैं, तो लिखेंगे माना एक विषम धनात्मक पूर्णांक ए, ठीक है ना, क्या मान लेंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक ए मान लेंगे, और जो हमारा भाज्य है बी बराबर क्या मान लेंगे, 4, ये वाला जिसमें के 4 है, बी बराबर मान लेंगे 4। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ध्यान सुनेंगे। रिमाइंडर क्या हो सकता है, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, तो ए बराबर लिखेंगे 4q प्लस में आर, यही लिखेंगे ना, ए बराबर 4q प्लस में आर। अब शेषफल क्या हो सकता है, ठीक है ना, शेषफल हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा, जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा, यानी कि शेषफल क्या हो सकता है, देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। संभावित शेषफल हमारा क्या हो सकता है, तो शेषफल, क्योंकि शेषफल पे ही तो डिपेंड करता है ना, क्यू तो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है ना, शेषफल पे डिपेंड करता है, क्यू तो हमारा चेंज होगा तो शेषफल पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। देखिए शेषफल क्या हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या 4 होगा, नहीं, 4 से कम होना चाहिए। शेषफल हमारा क्या होगा, 4 से कम होगा, यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि जो शेषफल है वो 4 से कम होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेम ऐसे ही फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो क्या होगा, ए बराबर होगा 4q प्लस में 0, लिख सकते हैं, ए बराबर 4q प्लस में 1, ठीक है ना, प्लस में 1। यहाँ लिखेंगे ए बराबर 4q प्लस में 2, यहाँ लिखेंगे ए बराबर 4q प्लस में 3। अब देखेंगे ध्यान से किस प्रकार के नंबर को, देखो अब कह रहा है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो पता है कि जब विषम संख्या होती है 2 से नहीं कटती। अब देख रहे हैं कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, इसमें से, ठीक है ना। चलिए देखिए आपको ये भी दिख रहा है कि पूरा पूर्णतः 2 से कट जाएगा नंबर, क्योंकि 4 है, 4 तो पूरा कट ही जाएगा। अब देख पा रहे हैं जो ये है, इसमें से देखो, इसमें क्या है, 2 कॉमन है, इसमें से अगर 2 बाहर करेंगे तो 2 पूर्णतः 2 से कट जाएगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए एक विषम धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है, याद रहेगा आपको। इसलिए एक विषम धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। अब देखो ये, क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 2 से क्या होगा, दोनों विभाजित हो जाएगा, ये 2 से विभाजित नहीं होगा इस स्थिति में, इसलिए हम दिखा देंगे। एक तो ये तरीका हो गया, या तो दूसरा अल्टरनेट तरीका क्या हो सकता है, और एक तरीका हो सकता है, हम दिखा देते हैं आपको, उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे कह रहे हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक, तो आप ले लीजिए पहला नंबर 1 2 3 5, यहीं पे चेक कर लेते हैं। देखो 1 में हमको 4 से भाग करना है, तो 0 बार में जाएगा, 4 आएगा, ठीक है ना, 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1। इसको भाग देना है 4 से, ठीक है ना, कितनी बार में जाएगा, 0 बार में, 0 होगा, रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। अच्छा 2 तो विषम नहीं है ना, सॉरी 2 विषम नहीं है, 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 को हमको 4 से भाग करना है, भाग करो, 0 जब बार में जाएगा 0 हो जाएगा, 3 आएगा। अगला नंबर हम ले लेते हैं 5, ठीक है, 5 को 4 से भाग करो, 4 में 4 जाएगा, एक रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं कि हर बार में जब हम विषम धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, फिर 3 आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4q प्लस में 1 4q प्लस में 3
और 4q प्लस में 1, यानी किस रूप का ये होता है। एक तरह से ये दिखा सकते हैं, क्योंकि हमको दिखाना ही है, ठीक है। एग्जामिनर को हमको दिखाना होता है कि मतलब दिखा दीजिए, पैटर्न को फॉलो करके बता दीजिए कि ऐसा ही कुछ होता है। तो चलिए बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की। HCF ऑफ 306 यानी कि 306 और 657 का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए तो 9 दिया है। हमसे पूछ रहा है कि 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। नॉर्मल स्थिति से निकालना आप सब जानते हैं, लेकिन विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको निकालना होता है। आपको हम ऑफलाइन क्लास में एक बताए थे, इसके जब बेसिक पढ़ा रहे थे तो आपको हम बताए होंगे कि पहली संख्या क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। आपको ये हम फार्मूला बताए होंगे, ठीक है ना। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके इसका आंसर निकालना है। तो हमें पूछा जा रहा है एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम कहीं पर रहने दो, एचसीएफ गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो पहली संख्या कितनी है, 306 है, और दूसरी संख्या कितनी है, 657 है। अब बटा में क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या है हमारा 9 है। वही जिसको कटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। अब कटा लेते हैं तो लिखेंगे एलसीएम बराबर, ठीक है ना, कटाओ, और इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 9 से कटाइए, 9 3 27, 3 जाएगा, 9 चौके 36, ठीक है ना। 9 3 27, 3 जाएगा इसमें तो 9 चौके 36, 34 आ गया। अब इसमें गुणा कर दो, यानी कि 34 में हमें 657 से क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करो फटाक से, तो 657 यहाँ पर लिख दो 34, गुणा करो, 6 चौके 28 के 8 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22 के 2 हासिल 2, और 6 चौके 24 2 26, और 5 17 के 21 के 1 हासिल 2, और 5 3 15 2 17 के 7 हासिल 1, और 36 18 1 19, ऐड कर दो, 8 हो गया, 3 हो गया, 7 6 13 के 3 हासिल 1, और 9 2 11 1 12 हासिल 1 2, यानी कि 22 33 8 क्या हो जाएगा, 22 33 8। इसका क्या होगा, एलसीएम होगा और आंसर होगा, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा, हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो, लेकिन आंसर एकदम सटीक और सही है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नंबर चौथा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। ऐसा आपको पेपर मिला होगा, आप लोग सब लोग देखेंगे, अपना पेपर अपने पास रखेंगे, क्योंकि प्रश्न हो सकता है कि साफ साफ ना दिखे, लेकिन सोल्यूशन दिया ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो सिद्ध करना है कि हमें √3 को अपरिमेय प्रूफ करना है, ठीक है ना। अपरिमेय, परिमेय नहीं, अपरिमेय प्रूफ करना है। तो अपरिमेय प्रूफ करने के लिए आपको हम नियम बताए थे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी कि विरोधाभास का नियम। उसी विधि के द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे ध्यान से आप लोग। और विरोधाभास का नियम क्या कहता है, यहाँ देख लेते हैं। जिसको इंग्लिश में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोला जाता है। पहले इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे, बाकी परिमेय संख्या के सारे रूल को फॉलो करवाएंगे, देन इसको हम लास्ट में प्रूव करके दिखाएंगे कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए, तो यदि हम माना, देखेंगे ध्यान से, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब जब ये परिमेय संख्या है तो √3 को इजिली p/q में हम लिख सकते हैं। पता है आपको, कोई भी अगर परिमेय संख्या होती है इसको p/q में हम लिख सकते हैं। जब इसको p/q में हम लिख सकते हैं, यानी कि p जहाँ पे q इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ याद रहे जहाँ p और q का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये आप जानते हैं, p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, तो 1। चलिए प्रूव करते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या होगी तो लास्ट में जब हम सॉल्व करेंगे फिर भी उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आना चाहिए, 1 से अधिक नहीं आना चाहिए। अगर गलती से 1 से अधिक आ गया, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। चलिए, तो अब हम चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको जरा पंचांतर करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 Q इक्वल टू P। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इधर भी वर्ग कर दीजिए और इधर भी वर्ग कर दीजिए। लिखेंगे यहाँ पे
दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, चलिए कर दो। √3 का वर्ग होगा 3q² हो गया बराबर p² हो गया। ठीक है, अब चलिए क्या होगा, तो यहाँ पे हम इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर पहला। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा q² बराबर होगा p² बटा में 3। आपको एक इसमें हम परिमेय लिखाए हैं, परिमेय ध्यान से देख लेंगे आप लोग। परिमेय हम ये लिखवाए हैं कि यदि आप किसी संख्या के p² में भाग देते हैं, किसी संख्या के p² में भाग देते हैं, तो अगर आप इसके वर्गमूल में यानी कि p में भी भाग देंगे तो पूरा पूरा क्या होगा, संख्या कटेगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखेंगे ध्यान से। यदि आप किसी संख्या के वर्ग में भाग करते हैं और यदि संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो यदि उसको वर्गमूल में भी भाग करेंगे तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए वही वाला रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे ध्यान से, यदि हम p² बटा में 3 को भाग देंगे, p² बटा में p² को अगर 3 से भाग करेंगे, यदि हम p को भी 3 से भाग करें, ठीक है ना, तो क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे तो भाई परिमेय। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, परिमेय द्वारा। यहाँ लिखेंगे प्रमेय द्वारा। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रमेय द्वारा। अब यहाँ से अगर आप p को 3 से भाग करें तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, c आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना भागफल। तो यहाँ से क्या हो गया, p बराबर हो गया 3c। क्या हो गया, p बराबर यहाँ पे 3 और c। अब यही p का मान हमको इक्वेशन नंबर पहले में रखना है, यानी कि रखेंगे, यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे हम इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। तो लिखेंगे ध्यान से लिखेंगे समीकरण पहले में दूसरे का मान रखने पर। ठीक है ना, रखने पर रख दीजिए तो क्या होगा, p का मान इसमें रखो तो हो जाएगा 3q² बराबर p के जगह पे हमको रखना है 3c, तो 3c का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो हो जाएगा 3q² बराबर 9c²। यहाँ से q² का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 9 बटा में 3c²। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो गया, यहाँ हो गया q² बटा में q² बराबर q3c²। ठीक है ना, क्योंकि 3 से कट गया 3 बार में। अब इसको इधर लेके आ जाओ तो यहाँ पे लिख देते हैं, आगे यहाँ इसके नीचे इधर कर देते हैं। तो बताओ अगर c² का मान निकालेंगे तो ये होगा q² बटा में 3। क्या होगा, q² बटा में 3। देखो वही वाला रूल बाई प्रमेय लिखेंगे यहाँ पे, प्रमेय द्वारा। ठीक है, प्रमेय द्वारा क्या होगा, अगर q² में आप 3 से भाग करते हैं तो इसको वर्गमूल में भी 3 से भाग करेंगे तो पूर्णतः क्या विभाजित होगा। जैसे मान के चलो क्या आ गया, आंसर डी। मैंने q कोई नंबर है उसमें 3 से भाग किया तो क्या आ गया, आंसर डी आ गया। इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा q बराबर 3d। क्या हो गया, q बराबर 3d। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर तीसरा, इक्वेशन नंबर तीसरा। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर पहले, इक्वेशन नंबर दूसरे और तीसरे से। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन पहला एंड दूसरे तीसरे से, पहले और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। चलो तो क्या करेंगे, अगर हम पहले में दूसरे में और पहले से दूसरे में तीसरे से भाग कर दें तो हो जाएगा p बटा में क्या मिलेगा, q बराबर यहाँ मिलेगा 3c, यहाँ पे मिलेगा 3d। ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए था 1, लेकिन इन दोनों में इसका गुणनखंड हो रहा है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। होना क्या चाहिए था, 1। ठीक है ना, क्या होना चाहिए था, 1, जो कि 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। ये गलती क्यों हुई है, इसलिए हुई है क्योंकि हम √3 को क्या मान लिए, परिमेय संख्या मान लिए। ठीक है ना, यही लिखेंगे, अतः यह विरोधाभास इसलिए हुआ है √3 को इसलिए हुआ है क्योंकि √3 को परिमेय मान लिया गया था, अर्थात √3 इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5वें की ओर। वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लीजिए और अपना आंसर मैच करा लीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। लिखा है कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। आपको हम बताए थे शांत कैसा होता है दशमलव और अशांत कैसा दशमलव होता है। दशमलव 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम आपको बताए थे शांत दशमलव, दूसरा बताए थे अशांत दशमलव और तीसरा बताए थे अशांत अनावर्तित दशमलव, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के जो दशमलव होते हैं उसमें से 2 प्रकार के दशमलव को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक प्रकार के दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसका नाम क्या है आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है ना। चलिए, तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सी संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, लेकिन सब क्या है, महज की बात है कि सब अशांत हैं, शांत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब तो सब पहले तो सुन लीजिए कि सबसे क्या, सब के सब ये अशांत है, शांत एक भी नहीं है। अब कहेंगे सर क्यों है, कैसे आप देख के बता दिए हैं कि अशांत है, ठीक है ना। तो चलिए उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सब इसका आंसर आप लिख देंगे अशांत है। इसका आंसर क्या होगा, ये सब कैसी है संख्या, ये सब के सब अशांत है। कैसी है, अशांत है। ये खत्म नहीं होंगी दशमलव के बाद, ये रिपीट करेंगी, ध्यान सुनेंगे। अब चलिए क्यों आप कैसे सर पहचान लिए, तो पहचानने का कई तरीका है बाबू, ध्यान सुनेंगे। अगर कोई परिमेय संख्या p/q है, ठीक है ना, यदि कोई परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में है, तो अगर इसको पहचानना है कि शांत है कि अशांत है, तो जो q का गुणनखंड है, जो q का मल्टीपल जो उसका फैक्टर है वो केवल 2 और 5 में ही होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे फटाक से। अगर आप इसको पहचानना चाहते हैं कि शांत है कि अशांत है, तो जो Q है नीचे, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है बस 2 ही होना चाहिए, या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों हो, ठीक है ना। अगर दोनों में से कोई एक है तो दूसरा बना लेंगे, अगर दोनों में से दोनों ही है तो और मौज है। लेकिन याद रहे अगर पावर दिया गया है तो पावर दोनों की सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। अगर पावर सेम नहीं दिया गया है, पावर को हटा ही देते हैं अभी फिलहाल, अगर मान के चलिए कि पावर सेम नहीं दिया गया है तो पावर को सेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो कि ऑफलाइन क्लास में एकदम डिटेल में आपको बताए हुए हैं। उस वीडियो तो नहीं बनाए हैं, उस क्लासरूम में आप पूछ लीजिएगा या एक बार कमेंट कीजिएगा, इस पर हम वीडियो भी बना देंगे। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए क्या है, 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है ना। और पावर भी सेम होनी चाहिए। एक्चुअली पावर सेम देता नहीं है, हमको बनाना पड़ता है, यानी कि हमको पता है कि बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो, इस मेथड से बना लेते हैं। फिलहाल आप याद रखेंगे कि जो Q का गुणनखंड है वो 2 और 5 में होना चाहिए। आप कहेंगे सर क्यों होना चाहिए, तो आपको पता है कि अगर 2 और 5 का जहाँ भी जोड़ा हो तो 0 लेकर आता है। क्या आता है, 0 लेकर आता है। कोई भी हो, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 हो तो यहाँ पे क्या लेकर आएगा, यहाँ पे 100 लेकर आएगा। तो लास्ट में क्या है, 0 है। हमको किसी भी संख्या को शांत बनाने के लिए 0 ही चाहिए था, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 आपके सामने लिखा गया है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। ये भी आपको क्वेश्चन बताया हुआ था, एग्जाम में आया था, आपके यूनिट टेस्ट में भी आया था। चलिए, तो क्या करना है, सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालना है, ठीक है ना। तो इसको मानेंगे px बराबर क्या होगा, x² - 3। px बराबर होगा x² - 3। ये होता क्या है, देखेंगे ध्यान से। ये कोई बहुपद है, इसका हमें निकालना है गुणनखंड, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो एक और इसी तरीका, पहले इसको हम x² - 3 बराबर क्या करना पड़ेगा, 0। जब भी इसका हम शून्य को निकालते हैं तो सारे नंबर को 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि px बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब चलिए कैसे निकालेंगे, तो ये बताइए, हम x² - अंडर रूट में 3 को होल स्क्वायर में बदल दें, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर का होल स्क्वायर रहता है और जब इसका वर्ग करते हैं तो सेम नंबर बाहर आता है, ठीक है ना। जैसे कि अंडर रूट में 5 है, अगर इसका वर्ग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5 आएगा। अंडर रूट में 7 है, अगर इसका वर्ग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 7 ही निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक तो हो ही गया, बराबर में क्या है, 0 है। अब देखेंगे ध्यान से। अब आपको पता है कौन रूल, आइडेंटिटी पता है कि a² - b² का क्या होता है फॉर्मूला, तो a प्लस में क्या होता है b और a माइनस में क्या होता है b। उसी आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ये है a² और माइनस में b²। तो क्या हो जाएगा, x माइनस में √3 और x प्लस में √3 बराबर क्या है, 0 है।
एक बार x माइनस अंडर रूट 3 को हम 0 के बराबर कर देंगे और एक बार x प्लस में अंडर रूट 3 को हम 0 के बराबर करेंगे। जब ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे x का मान आएगा प्लस में अंडर रूट 3 और यहाँ पे x का मान आएगा माइनस में अंडर रूट 3। ठीक है, तो पहले वाले को हम मान लेंगे अल्फ़ा और दूसरे को क्या मान लेंगे बीटा। ठीक है ना, पहले मूल को मानेंगे अल्फा, दूसरे मूल को बीटा, क्योंकि इसके गुणांक और हमें शून्यक में संबंध बताना है। चलिए अब हम बात करते हैं सर इसका कंपेयर करेंगे, यानी कि पी एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस में 3। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ये होता है। ठीक है ना, इसको हम तुलना करेंगे तो ये बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए की जगह पे क्या है 1 है, तो क्या रखेंगे 1। तुलना करने पर अब बताइए बी तो है ही नहीं टर्म, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 0, बी के जगह पे क्या हो जाएगा 0 और सी बराबर क्या होगा माइनस में 3, सी के जगह पे क्या है माइनस में 3 है। तो यहाँ से गुणांक निकल गया, ये है शून्य का, उसके बीच में हमको संबंध बताना है। तो संबंध बताने के लिए क्या होता है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ठीक है ना, तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। याद रखेंगे मूलों का योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा, मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए। ये है गुणांक, ये है शून्यक, ये है गुणांक, ये है शून्यक में बीच में संबंध बताना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब शुरू करते हैं, सत्यापित कर देते हैं क्या होगा। अब देखिए अल्फा का मान क्या है प्लस में अंडर 3 और बीटा का मान क्या है माइनस में अंडर रूट 3, तो जो प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस। ठीक है ना, बराबर माइनस बी का मान कितना है 0, तो माइनस में 0 रखो तो सेम ही रहेगा। अब बटन में क्या होगा 1। अब देखो अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये हो गया सत्यता की जांच हो गई। आगे देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब देखेंगे ध्यान से, अल्फा का मान क्या है प्लस में है तो लिखेंगे अंडर रूट में 3 इंटू बीटा का मान क्या है माइनस में अंडर रूट 3 बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान आपका जहाँ देखिए सी का मान दिया है माइनस में 3 और ए का मान है 1। ठीक है ना, सॉल्व कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3 आएगा और माइनस बाहर आ जाएगा। अब -3 में 1 से भाग कर देंगे तो क्या होगा -3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, यानी कि सत्यता क्या हो गई जांच हो गई। यही हमको प्रूव करना था, दिखाना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न 7वें की ओर। दिया है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको शून्य कब ज्ञात करना है। शून्य को मीन्स की इसको शून्य के बराबर कर देना है और गुणनखंड करने के बाद x का हमको वैल्यू ज्ञात कर देनी है। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पहले में बात करें तो कैसे हम निकाल सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। इसको पहले तो सही रूप में लिखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका सही रूप लिखा हुआ नहीं है। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है, इसलिए इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में क्या होगा 3। ये हो गया पी एक्स बराबर, ठीक है ना, पी एक्स बराबर क्या हो गया 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3। अब पी एक्स को 0 का हम बराबर करेंगे, ठीक है ना, तो ये होगा 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में क्या होगा 3 बराबर 0। जब भी शून्य का निकालना होता है तो उस बहुपद को शून्य के बराबर हम रख देते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, अब इसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे c है, a और c का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a इंटू क्या करेंगे c, तो ये हो जाएगा 6 इंटू क्या होगा 3। तो मल्टीप्लिकेशन माइनस के चक्कर मत पड़िए, साइन को अब देखना ही नहीं, आपको साइन एकदम नहीं देखना है, साइन एकदम भूल ही जाइए, जैसे आप सीखे हैं उसको भूल जाइए। हम जैसे सिखा रहे हैं एकदम आपको साइन भी नहीं दिक्कत होगा, साइन भी नहीं गलती होगी, आपका आंसर भी सटीक आएगा, ठीक है ना। गुणा करेंगे 36 18, यानी कि 18 का फैक्टर करके हमको 7 लेकर आना है और बाकी गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो आप एक ही जानते हैं फैक्टर क्या होगा 9 गुणे 2, जब 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और 9 में 2 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब साइन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए इसको समझ में आ गया, फैक्टर क्या होगा 9 और 2। तो रखिए 6x स्क्वायर, माइनस को बाहर रखिए। आप 7 कैसे लेकर आ सकते हैं, तो 7 लेकर आएंगे जब 9 में से आप क्या करेंगे 2 को घटाएंगे, अब बाहर है हमारा x है, ठीक है ना, ये वाला x आ गया, माइनस में क्या होगा 3 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, आप साइन के चक्कर मत पड़िए। आप 7 कैसे लेकर आ सकते हैं, तो आप 9 में से 2 घटाएंगे तभी तो 7 आ पाएगा ना, बस वही। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखते जाएंगे,
इम्प्लाइज दैट 6x² माइनस में अंदर x का गुणा करिए तो क्या होगा 9x माइनस में 2x माइनस क्या होगा 3 बराबर 0। अंदर माइनस का गुणा कर दीजिए तो होगा 6x² माइनस 9x प्लस में क्या हो जाएगा 2x माइनस में 3 बराबर 0। क्यों होगा? क्योंकि हम माइनस के जब अंदर गुणा करेंगे तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। तो माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इसको में देखिए, इसमें से हम x भी कॉमन करेंगे और इसमें से हम 3 भी कॉमन कर सकते हैं। तो 3x कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा, जिस संख्या को जिस नंबर को हम कॉमन करते हैं उससे भाग भी कर देते हैं। जब कॉमन किए तो भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2x होगा, ठीक है ना। अब माइनस में क्या होगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 3 होगा, x तो निकल ही गया बाहर। अब इसमें से आप कुछ भी नहीं कॉमन कर सकते, +1 कॉमन कर लो तो होगा 2x माइनस में 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब सबको देखो, यहाँ भी 2x माइनस 3 कॉमन कर लो तो 2x माइनस 3 और यहाँ पे बचेगा आपका 3x प्लस में 1 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से हम निकालेंगे 2x माइनस में 3 बराबर 0 और यहाँ पे होगा 3x प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ x की वैल्यू आएगी 3/2, ठीक है। और यहाँ पे x का मान आएगा -1/3। ये हमारा क्या है, शून्यक है, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 उधर जाएगा तो प्लस में 2 से भाग कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, इट इज़ माई जीरोस, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, शून्यक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ध्यान से देखेंगे प्रश्न संख्या 2 क्या है। तो ये है pt बराबर है t² माइनस में 15। तो यहाँ होगा pt बराबर t² माइनस अंडर रूट में क्या होगा 15। तो ये होगा pt बराबर, अब देखेंगे ध्यान से, इसको भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब अंडर रूट वाले नंबर को जब स्क्वायर करते हैं तो सेम नंबर ही बाहर निकल के आता है, जो कि हमारा क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये होगा a प्लस में b और a माइनस में b हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया t माइनस में अंडर रूट 15, एक बार घटाइए और एक बार क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और इसका शून्य के निकालना है तो 0 के बराबर कर दीजिए। तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ से t माइनस अंडर रूट 15 बराबर क्या होगा 0, t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। तो t का मान क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे t का मान होगा माइनस में अंडर रूट 15। तो ये रहा हमारा जीरोज, ठीक है ना। ये अल्फा है, ये बीटा है। तो इस तरह शून्यक निकालना था। इसका भी आप शून्यक निकाल सकते हैं, उसका भी हम करके दिखा दे रहे हैं, देखेंगे ध्यान से आप लोग। यहाँ पे देखिए, तो इसका क्या होगा, तो ये होगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कीजिए डायरेक्टली। तो ये है px बराबर 3x² माइनस में x माइनस में क्या है 4 है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, 3x² माइनस में x माइनस में 4 बराबर क्या होगा 0। px को 0 के बराबर करेंगे। अब यहाँ देखेंगे, ये है a, ये है c। a इंटू सी बराबर कितना है, तो 3 गुणे 4 बराबर कितना है 12। अब 12 का गुणनखंड करेंगे तो हमको गुणनखंड करके लेकर आना है 1, और क्योंकि यहाँ x से गुणा के 1 है तो 1 लेकर आना है, ठीक है ना, घटा के जोड़ के कैसे भी। तो 4 3 क्या होता है 12, यानी कि 4 में 3 से गुणा करें तो 12 भी आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा, ठीक है। यानी गुणनखंड क्या मिल गया, 4 और 3 रख दो यहाँ पे। तो 3x² माइनस में 4 में से अब 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब बाहर हमारा x है, माइनस में क्या है 4 बराबर 0। अब देखिए 3x² डायरेक्टली कर देते हैं, माइनस में 4x प्लस में क्या होगा 3x। ये अंदर डायरेक्टली हम मल्टीप्लिकेशन कर दिए, समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। चलो, तो अंदर करेंगे तो क्या होगा, इसमें देखो x है, यहाँ भी x है, कॉमन कर लो, बाकी नहीं कॉमन होने वाला नहीं है। तो ये होगा x माइनस में 4, यहाँ पे कॉमन कुछ होने वाला है नहीं, तो यहाँ 3 होगा ना, 3 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे +1 कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा 3x माइनस में 4 बराबर 0। तो ये होगा 3x दोनों जगह है, यहाँ भी है, कॉमन कर लो। तो 3x माइनस में 4 और x प्लस में 1 बराबर क्या है 0। तो एक बार x का मान आएगा 4/3, एक बार x का मान आएगा माइनस में
1, ये इसका क्या है, जीरोज है। यदि आपका आंसर ऐसा आया है तो सही है, नहीं तो फिर आपका गलत है, ठीक है ना, जो यूनिट टेस्ट में आप दिए होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें की ओर, और 2-3 प्रश्न बचा हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में दिया है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि आपके मूलों का योगफल दिया है, मूलों का गुणनफल दिया है तब, ठीक है ना। देखिए मूलों का योगफल दे दिया है 100/2, मूलों का गुणनफल है 1/3। यहाँ पे दूसरे में दिया है मूलों का योगफल दिया है -1/4, यहाँ पे गुणनफल दिया है 1/4, ठीक है ना। तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पता था कि हम पिछले आपको ऑफलाइन क्लास में बताए थे कि किस प्रकार से जब मूल का योगफल और गुणनफल दिया हो तो हम निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला बनता है बाबू, ये बनता है px बराबर x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में होता है x², ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या होता है, जब भी हमको बहुपद ज्ञात करना होता है, यदि मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हो और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया हो तो कैसे हम निकाल सकते हैं, तो तरीका हमारा यही है कि x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना। इसमें फटाक से रख देना है, आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये होगा px बराबर x² माइनस में, ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2, एक्स का गुणा करें तो हो जाएगा x प्लस 1/अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3 रख दीजिए। या तो इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो और कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे, या तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। सेम टू सेम यहाँ पे रखेंगे, px बराबर होगा x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। रखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, तो px बराबर होगा x² माइनस में 1/4 x प्लस में क्या होगा 1/4। एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, x² माइनस प्लस 1/4 x प्लस में क्या होगा 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो आपका इक्वेशन आएगा x² प्लस bx प्लस c जैसा, वही हमारा क्या होगा मान्य होगा। तो आई होप यदि आप इतना किए भी होंगे तो आपका सही होगा, आपको समझ में आया होगा। अब प्रश्न नंबर 9 में px में gx से भाग करना है, ठीक है ना। भाग करना आपको बढ़िया से, जब भी आपको px बहुपद में gx बहुपद से भाग करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। देखो सबसे पहले लिखेंगे px, तो होगा एक्स घात को घटते क्रम लिखते हैं, याद रखना। पहला ही स्टेप होता है घात को घटते क्रम लिखें, घात को घटते क्रम में लिखें। तो x³ माइनस में 3x² प्लस में 5x माइनस में 3, हमें भाग करना है gx से x² माइनस में 2। अब भाग करने के बाद हमें भागफल बताना है और शेषफल बताना है। संयोग की बात है कि यहाँ पे घात को घटते क्रम में लिखा गया है पहले से, ठीक है। चलिए, तो पहला हमें भागफल चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा पहले ध्यान से देखेंगे। तो पहला भागफल कैसे आएगा, तो यहाँ पे डिविडेंड का पहला टर्म और डिवाइजर के पहले टर्म को हम भाग करते हैं, तो ये होगा x³ अब बटा में x², ठीक है ना। भाग करेंगे तो क्या होगा कट के हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पर रखेंगे x, ठीक है। चलो अब भाग कर दो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, अब भाग नहीं करते हैं, जब इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म में हम भाग करेंगे तो भागफल पहला हमारा x आ गया, और x का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा x², सॉरी, ठीक है ना। x में देखो ध्यान से, x का गुणा जब x² माइनस 2 में करेंगे तो होगा x³ माइनस में हो जाएगा 2x, यही वाला इसमें हम रख देंगे, तो हो जाएगा x³ माइनस में 2x, ठीक है ना। अब घटाएंगे तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो प्लस में 2x है और प्लस में 5x, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इसके साथ होगा नहीं, घात तो सेम नहीं है। याद रखना चरों का जोड़ और घटाना उसी समय होता है जब घात क्या हो सेम हो, सजातीय चर को एक साथ हम ऐड करते हैं, याद रखना घात के साथ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3x² प्लस में क्या हो जाएगा 7x और माइनस में 3। अब देखेंगे ध्यान से, जो नया हमारा भाज्य है वो आया है माइनस में 3x² प्लस में 7x अब माइनस में 3 है। सेकेंड भागफल की बात करें तो इसमें देखो, इसमें का पहला टर्म क्या है माइनस में 3x² माइनस में 3x² बटा में इसका पहला टर्म क्या है x², तो होगा x² से कैंसिल हो गया, माइनस में क्या हो गया 3, तो माइनस में 3 यहाँ रख दो, और -3 से इसमें गुणा करेंगे तो -3 से जब x² माइनस 2 में गुणा करेंगे
तो हो जाएगा माइनस में 3x², अब माइनस में से मिलकर हो जाएगा प्लस में 3 दूनी 6। ठीक है, चलो तो यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस में 3x², अब प्लस में क्या हो जाएगा 6। चलिए तो यहाँ पे माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में कैंसिल। अब देखो माइनस में 3 है, माइनस में 6 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो होगा पहले 7x और दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 9। तो ये हमारा क्या होगा, अब भाग तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारा डिवाइजर उसकी घात बड़ी है, इसकी घात छोटी है, इसलिए भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये भागफल और यहाँ पे हो जाएगा ये शेषफल। ठीक है, तो आई होप आपको भाग देना समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आज का अंतिम प्रश्न और वीडियो का अंतिम प्रश्न 10वें। x+2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x+4 तो gx का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा इंटरप्टेड हो जा रहा है, बाहर लोग थोड़ा सा हल्ला कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, कोई बात नहीं। वीडियो पूरा अच्छे से हम देने का प्रयास करेंगे, एडिटिंग अच्छे से कर देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो अब देखते हैं gx का मान हम कैसे निकालेंगे। gx का मान हम कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए कि हम बताए थे आपको कि px बराबर होता है gx इंटू qx, प्लस में क्या होता है rx। बताए थे आपको विभाजन एल्गोरिथम में। सेम वैसे ही प्रोसेस में हम करेंगे इसको। हमें क्या क्या दिया है, देखो हमें qx का मान दिया है, हमें rx की वैल्यू दी गई है और हमें px दिया गया है। अगर तीन चीज़ें दी गई हो, एक चीज़ पूछ रहा हो तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। देखो जैसे हमको निकालना है क्या, gx निकालना है, तो gx जब निकालना है तो याद रहे gx को यहीं पर रहने दो। ठीक है, rx को इधर लेकर आओ तो px में से माइनस हो जाएगा rx। ठीक है, बटा में आइए दोनों गुणा में है, नीचे आएगा तो नीचे क्या हो जाएगा qx, क्या हो जाएगा qx। अब ये वाला हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो सब कुछ आपके सामने दिया गया है, px से rx से सब कुछ रख दो फटाक से। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा सा दूसरा स्लाइड लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि इसी पे हो जाए। और देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे है gx की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, ये होगा x³ माइनस में 3x² प्लस में x माइनस में प्लस में 2। ठीक है ना, अब चलो rx की वैल्यू कहाँ है, तो rx की वैल्यू यहाँ है और यहाँ होगा माइनस, क्या होगा माइनस। ठीक है ना, पहले माइनस यहाँ पे आ गया है। अब देखेंगे ध्यान से, जब माइनस यहाँ पे आया है तो पूरा ही वैल्यू माइनस में है, तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो अब देखेंगे ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 2 प्लस में 2x और माइनस में क्या हो जाएगा 4। क्यों होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे rx वैल्यू रखेंगे तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा qx वैल्यू कितनी है, तो x-2। जरा सॉल्व कर लेते हैं एक लाइन और, x³ माइनस में 3x² प्लस x में 2x ऐड करेंगे तो होगा 3x, इसमें क्या हो जाएगा माइनस में 2। अब देखो ध्यान से, तो ये हो गया x माइनस में 2। अब आपको कितना आसान है, जब आप x³ माइनस 3x² प्लस 3x - 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो आपका क्या निकल के आएगा, जो भागफल आएगा वही हमारा क्या होगा, gx का मान होगा। क्या होगा, gx का मान होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि इसके आगे आपको नहीं आंसर आ रहा है तो सॉल्व कीजिएगा, इसके आगे खुद सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में इंग्लिश के साथ, इंग्लिश के सोल्यूशन के साथ और साइंस के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, होप लाइक इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।